हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम लक्ष्मीकांत की बुक का चैप्टर 2। तो आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है ना, हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। जैसे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी 1947 के बाद क्या बदलाव आए और किस तरीके से, यानी कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करा था ना, दो लेक्चर में हमने डिस्कस करा था। पहला जो लेक्चर था हमारा वो था कंपनी रूल, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1773 से लेकर के 1858 तक, क्योंकि 1858 में फर्स्ट रिवॉल्ट होता है जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। उसके बाद जो कंपनी का रूल था वो टोटली खत्म हो जाता है। तो वहां से स्टार्ट होता है क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब है कि जो हमारी कंट्री पे जो कंट्रोल था वो डायरेक्ट किसके पास चला गया था? वो चला गया था ब्रिटिशर्स के पास, यानी कि जो ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट थे ना उनके पास। तो कंपनी के रूल में चार्टर एक्ट आया करते थे रेगुलेट करने, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट आप कह सकते हो, ये चार्टर एक्ट कह सकते हो। तो उसमें 20-20 साल का गैप हुआ करता था। और जैसे ही क्राउन रूल आता है हमारी कंट्री में 1858 से लेकर के 1947 तक, तब तक जो भी हमारी कंट्री में जो कानून बनते हैं वो कौन बनाता है? पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड वो बनाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्योंकि जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था ना, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये यकीन हो गया था कि अब कंपनी ज़्यादा दिनों तक कंट्रोल नहीं कर पाएगी इंडिया के ऊपर। वो धीरे धीरे क्या करेगी, अपना जो कॉलोनियल कंट्रोल है हमारी कंट्री से ब्रिटिशर्स खो देगी। तो इस वजह से जो क्राउन था, यानी कि वहाँ की जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, तो उनके उन्होंने अपने हाथ में पावर ले ली थी। जितनी भी डिसीजंस मेकिंग या जो आप कह लो जो पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड पावर थे, उन्होंने वायसराय की पोस्ट बनाई जो किसको रिप्रेजेंट करते थे? क्वीन विक्टोरिया, यानी कि क्राउन ऑफ ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करते थे इंडिया के अंदर में रखे। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो जो हमारा क्राउन रूल चल रहा था तो उसमें हमने एक एक्ट हमने डिस्कस करा था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, जिसको क्या कहा जाता है? बेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि जो 1935 का जो एक्ट था ना, उसको बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। इसका जो मेन कारण है ना, वो ये है कि जो मोस्ट ऑफ जो चीजें हैं वो हमने कहाँ से ली है? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से लिया था। इस वजह से उसको बेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बैक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आज के लिए आपका जो होमवर्क रहने वाला है वो 1935 का एक्ट एंड 1909 का जो एक्ट है वो आपको पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये दोनों एक्ट पढ़ना है आज के लिए, आज का आपका होमवर्क यही है। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब था कि कंपोजिशन का मतलब आप समझ सकते हो कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो किन किन चीज़ों से मिल के बनी हुई थी। कंपोजिशन का मतलब होता है बनना, किसी चीज़ के मिल करके बनना। जो असेंबली थी वो कैसे काम कर रही थी, क्या क्या चेंजेस किए गए थे 1947 के एक्ट में, अदर फंक्शन क्या थे, जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है। यहाँ से कई बार जो एग्जामिनर्स हैं वो मैचिंग करने के लिए भी पूछ लेता है। एक साइड कमेटी का नाम दे देगा, एक साइड चेयरपर्सन का नाम दे देगा और कहेगा करेक्टली मैच कौन सा है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट सब कमेटी एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो फटाफट हमारा क्या हो जाएगा? रिविजन हो जाएगा। आपको यहाँ पे रोड मैप्स के लिए, यानी कि क्विक रिविजन नोट्स के लिए भी आपको मिल जाएगा। अब एक सवाल ये आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप अपने सिर्फ जनरल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए देखना चाहते हो तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि हर एक इंडियंस को पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रोसेस है वो कैसा था, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या रहेगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि इसमें जो हम बुक कवर कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का। मोस्ट ऑफ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं और एस्पिरेंट्स होते हैं, उनकी जो पहली रिकमेंडेशन होती है वो यही होती है कि आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करें। और एम लक्ष्मीकांत की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपको ना ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा और इन डिटेल देखने को मिल जाएगा। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पूरी कंप्लीट कर रखी है तो आपको जो इंडियन पॉलिटिक्स है ना वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। इसलिए भी हम एम लक्ष्मीकांत के सोर्स के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही हमारा एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पार्ट कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके टेस्ट सीरीज भी डिस्कस करेंगे। चलिए
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में ना, कि जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, वो कैसे आया। तो इसका जो पहला जो प्रपोजल रखा गया था ना, वो किसके द्वारा रखा गया था, वो एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। कब? 1934 में, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए जो कि इंडिया का क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो ये कौन थे, एक कम्युनिस्ट लीडर थे, और उन्हीं के द्वारा क्या है, ये पहला प्रपोजल रखा गया था। और ये जो ऑफिशियली डिमांड रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, वो कब रखी गई थी, 1935 में रखा गया था। जैसे मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट चैप्टर में जब हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के बारे में, तो ये भी किसके द्वारा लाया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही लाया गया था। बट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो ऑफिशियली डिमांड उठाई जा रही थी आईएनसी के द्वारा, वो किसके द्वारा उठाई जा रही थी, मतलब कब उठाई गई थी, 1935 में उठाया गया था। उसके बाद देखिए 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बनाएंगे उसमें किसी भी बाहरी, यानी कि जो जस्ट लाइक जैसे जो उस टाइम पे हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स थे ना, बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बट किसके, अडल्ट फ्रेंचाइजेस पे। ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब? 1938 में। ब्रिटिशर्स ने इसको जो एक्सेप्ट किया था, यानी कि जो हमारी डिमांड उठ रही थी कि हमारा क्या होना चाहिए, खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, तो उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था 1940 में। किसके थ्रू? जो अगस्त ऑफर लाया गया था 1940 का 1940 में, तो उसमें इस आइडिया को क्या था, ब्रिटिशर्स के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। तो इन्होंने ये ऑफर किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बनाया जाएगा, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया गया था, मतलब इसको फिर क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, कि उसको मना कर दिया था, नहीं। अब जैसे अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करें ना, तो जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक में, और दूसरा जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक में। अगर ये वर्ल्ड वॉर ना हुआ होता तो शायद हमारी कंट्री 1947 में आज़ाद ना हुई होती। तो वर्ल्ड वॉर ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था हमें इंडिपेंडेंस में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत तो गए थे, बट वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गए थे, वो और भी ज़्यादा कंट्री पे अपना कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से जो नेशंस थे वो क्या हुए थे, न्यूली जो स्टेट थे वो इंडिपेंडेंस हुए थे। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो 1946 में आया था, और उसने फाइनली फॉर्म किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, यानी कि तब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो बन गया था। तो इस तरीके से जो धीरे धीरे डिमांड उठती जा रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो इस तरीके से धीरे धीरे उठी थी कि 1934 में उठा था, लेकिन फाइनली उसको अडॉप्ट कब किया गया था, आफ्टर आप कह लो कि 1946 में, यानी कि 12 साल के बाद इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कि हाँ फाइनली अब इंडिया का भी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे भी एक बार रोड मैप से समझ लीजिए क्या क्या हुआ था। अगर आपको यहाँ से नोट्स बनाने हैं रोड मैप्स की तरीके से, आप वहाँ से नोट्स बना लो, यहाँ से बनाने यहाँ से बना लो। ऐसे आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट देखते हैं हमने भी क्या डिस्कस करा। जो हमारा डिमांड था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया दिया था, यानी कि ऐसी बॉडी जो इंडिया का क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको ऑफिशियली डिमांड करी कि अब हमारी कंट्री का क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बॉडी होना चाहिए। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको जो फाइनली डिमांड को जो एक्सेप्ट किया था वो किस में किया था, अगस्त ऑफर जो कि 1940 में आया था उसको एक्सेप्ट किया, और बाद में बोला कि इसके लिए क्या बनेगी, एक सेपरेट बॉडी होगी जो कि क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। इसके बाद 1947 में कैबिनेट मिशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो स्ट्रक्चर था प्रपोज वो करता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला आता है कंपोजिशन ऑफ असेंबली। कंपोजिशन का मतलब मैंने आपको बताया था बनावट। तो अगर हम कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें तो ये जो असेंबली था इसका स्ट्रक्चर कैसा था। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे, 389। इस 389 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, मुस्लिम लीग प्लस ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस प्लस जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे, वो तीनों इसमें आपको नजर आएगा।
तो अगर हम ब्रिटिश इंडिया प्रोविजंस की बात करें, यानी कि वो स्टेट जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, तो वो उसमें जो टोटल मेंबर थे वो कितने थे, 296 मेंबर्स थे उसमें। जो प्रिंसली स्टेट्स थे तो वो कितने थे, 93 मेंबर्स थे। उसके बाद देखिए जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके आए थे, किसके द्वारा, प्रोविजनल लेजिस्लेचर से के द्वारा ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे। और इसमें कम्युनिटी बेस्ड सीट्स आपको क्या है देखने को मिलेगा, जैसे जनरल, मुस्लिम और सिख्स। यहाँ पे जनरल्स का मतलब है हिंदूज, ओके। यानी कि ये रिलीजियस और कम्युनिटी बेस पर स्टेटस में अलाउ, यानी कि अलोकेशंस किए हुए थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख्स के लिए अलग सीट्स थे। उसके बाद आता है कि कांग्रेस ने ना इसमें क्या की थी, जो मेजोरिटी में सीट्स इसमें जीती थी, और इसको जो मुस्लिम लीग है उसने क्या किया था, बॉयकॉट किया था। तो जो कांग्रेस सीट्स जीत करके आई थी वो कितनी जीत करके आई थी, 208 सीट्स जीत करके आई थी। और जो पहला जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए जो इलेक्शंस हेल्ड किया गया था हुआ था, वो कब हुआ था, जुलाई से अगस्त के बीच में, कब, 1946, जिसमें कांग्रेस कितनी सीटें जीत के आई थी, 208 सीट्स जीत के आई थी। मुस्लिम लीग सिर्फ 73 सीट्स जीता था, लेकिन उन्होंने इसको क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। प्रिंसली स्टेट की बात करें, इसमें नॉमिनेटेड थे। और डाइवर्स रिप्रेजेंटेशंस की बात करें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी, वुमेन एक्सेट्रा आपको देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से हमारा क्या बना था, एक कंपोजिशंस बना था। जैसे यहाँ पे आपको भी देखने को मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जैसे टोटल मेंबर 389, ब्रिटिश इंडिया से इंडियन से 296, प्रिंसली स्टेट से 93। जो इलेक्शंस थे वो इनडायरेक्ट थे, सीट अलाउ यानी कि कम्युनिटी बेस पे था। कांग्रेस सीट 208 जीत के आई थी, मुस्लिम लीग 73 जीतने के बाद उन्होंने क्या किया था, इसका बॉयकॉट किया था। प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेशन की बात करें, इसमें नॉमिनेट किया था। और रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो डाइवर्स था। इस तरीके से हमारा कंपोजिशन था। उसके बाद आता है हमारे पास वर्किंग ऑफ द असेंबली। वर्किंग ऑफ द असेंबली का मतलब कि किस तरीके से असेंबली काम कर रही थी। तो इसमें हम बात करते हैं इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी ना, वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में, जिसने को मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो उस टाइम पे जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा थे। फिर इलेक्शंस होता है तो जो परमानेंट जो प्रेसिडेंट जीत करके आता है वो कौन आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीत करके आते हैं, और बाद में यही जा करके हमारे कंट्री के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए थे एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे। कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेस फिलोसफी बताता है। यही बाद में क्या बन गया था, प्रेम्बल का बेस बना था। ये चीज याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे इसी बेसिस पे स्टेटमेंट बना के पूछ दे और कह दे कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट में से सही है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, एच सी मुखर्जी एंड वीटी कृष्णा नमचारी। ये कौन थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। असेंबली ने अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 2 साल यानी कि 2 years 11th month एंड 18 days का टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का। तो अगर हम बात करें ना, यहाँ से एक जनरल वे में क्वेश्चन से भी पूछा जाता है कि 26 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे के तौर पे हम इसको क्या करते हैं, हर साल सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि 26 नवंबर तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया था, बट हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा जो इम्प्लीमेंट करा था वो कब करा था, 26 जनवरी 1950 को करा था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस की बात करें ना, तो मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था कि 13 दिसंबर 1946 में। इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और यहाँ पे लीड फाउंडेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे भी मैंने बताया था ना, ये आपको फिर किसका बेस देखने को मिलेगा, हमारे प्रेमबल का बेस देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप इसमें याद रखिएगा। उसके बाद आता है क्या क्या चेंजेस हुए थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। तो जब इंडिया को आज़ादी मिल गई 1947 में, तो कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे। जैसे
पहला आता है हमारे पास सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन बॉडी बनाई गई असेंबली के लिए। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ये आंसरेबल नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या बनाई गई थी हमारी कंट्री का सॉवरेन बॉडी बनाया गया। उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में क्या था, जो लेजिस्लेटिव पावर था भी उसके पास आई। अब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ वो जो है लॉ यानी कि कानून भी बना सकता था। फिर आता है मुस्लिम लीग वाले जो मेंबर थे उन्होंने बॉयकॉट किया और वो कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान को हमसे सेपरेट करके क्या बनाया गया था, एक इंडिपेंडेंस देश बनाया गया था। क्योंकि 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था, वो इतिहास में एक देश के तरीके से एग्जिस्ट भी नहीं करता था। लेकिन 14 अगस्त से पाकिस्तान एक नया देश बना था, तो जिसमें हमने बहुत से क्या किए थे, वायलेंस हमारी कंट्री के साइड यानी कि जो बॉर्डर के साइड है वहाँ पे बहुत से वायलेंस लोगों ने फेस करा था। ये सारा रूल था किया धारा किसका था, ब्रिटिशर्स का। मैंने कल ना आपसे क्वेश्चन पूछा था, मेरे को कमेंट बॉक्स में किसी ने बताया नहीं उसका आंसर, मैं आज फिर वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। आपको ये बताना है कि जो वेस्टर्न साइड से इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है। और ईस्टर्न साइड से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री लाइन है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है। ये मैंने ना कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, बट आप लोगों में से किसी ने बताया नहीं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज इसका आंसर जरूर दें। तो लेजिस्लेटिव पावर को क्या बना, मतलब लेजिस्लेटिव पावर भी उनके पास आ गई थी, जिसकी वजह से वो अपना क्या कर सकते थे, कानून बना सकते थे, यानी कि सेपरेट सिटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग एंड लॉ मेकिंग। उसके बाद आता है जो मुस्लिम लीग थे, वो उन्होंने बॉयकॉट किया था और वो कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान, यानी कि भारत छोड़ के वो पाकिस्तान में चले गए थे। तब हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी, यानी कि जो टोटल नंबर थे, वो घट करके कितना आ गया था, 299 आ गया था। जहाँ पे 389 मेंबर थे, वो अब कितने हो गए थे, 299 हो गए थे। तो जो असेंबली था अब वो डबल रोल प्ले कर रहा था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने का भी काम कर रहा था और लेजिस्लेटिव पर्पस का भी काम, यानी कि इंटरिम पार्लियामेंट का भी काम कर रहा था। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और जो इसको जो चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद और GV लंकर, जो कि लेजिस्लेटिव के थे। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, रोड मैप्स के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। जो आपको इजी लगे आप वहां से बना सकते हो, सेम चीजें दोनों। उसके बाद आता है हमारे पास अदर फंक्शन यानी कि असेंबली जो थी वो और क्या क्या काम कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही नहीं था, और भी कुछ काम थे असेंबली के पास में। अब वो क्या क्या काम थे, सबसे पहले देखिए कि जो हमारी कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है, इसको जो अडॉप्ट किया गया था, वो कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 में इसको अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद आता है जो नेशनल एंथम है, जन गण मन, उसको भी अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट चुना गया था इंडिया का, कब, तो 24 जनवरी 1950 को। जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था वो 26 जनवरी 1949 को हुआ था। इसलिए हम हर साल 26 नवंबर को हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में लागू हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे के तौर पे हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी थी। यहाँ पे डेट मेंशन मैंने कर दिया, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत बेसिक सी चीज है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का जो पूरा खर्च आया था ना उस टाइम पे, वो आया था 64 लाख आया था। आज के टाइम पे तो इससे भी सस्ती में क्या आ जाती है, फॉर्च्यूनर आ जाती है ना। लेकिन हमारे उस टाइम पे अगर हम 1950s के टाइम की बात करें, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो खर्च बैठा था, वो कितना बैठा था, 64 लाख बैठा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है कुछ कमिटीज जो हमारी असेंबली थी। जैसे एक साइड में आपके पास क्या दे रखा है, कमेटी का नाम दे रखा है, एक साइड में उसके चेयरपर्सन दे रखे। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड मेंबर कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर।
यूनियन पावर किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस की जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशंस के जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 565 जो प्रिंसली स्टेट थे इन सबको यूनाइट करके क्या बनाया? एक अखंड भारत बनाया है। इसलिए हम इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और एक और नाम से हम जानते हैं, वो आपको बताना है किस नाम से जानते। चलो मैं बता देता हूँ, इन्हें हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो बिस्मार्क है उसने किस कंट्री को यूनाइट किया था? ये आपने क्लास 10th की जो हिस्ट्री है ना उसमें आपने पढ़ा होगा, पहला फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और जो स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट सब कमिटीज, जैसे फंडामेंटल राइट के कौन थे? जे बी कृपा लानी। माइनॉरिटीज के कौन थे? एच सी मुखर्जी। एक्सक्लूडेड एरिया यानी कि अगर हम आसाम की बात करते हैं तो उसके कौन थे? गोपीनाथ बोर यानी कि गोपीनाथ बोरदोलोई। उसके बाद आता है एक्सक्लूडेड एरिया यानी कि जो अदर स्टेट थे उसके कौन थे? ए वी ठाकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर की बात करते तो उसमें 7 मेंबर थे। पहले आते हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि चेयरपर्सन थे। फिर आते हैं एन गोपाल स्वामी अय्यर। फिर आते हैं अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर आते हैं डॉक्टर के एम मुंशी। फिर आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। फिर आते हैं एन माधव राव। और लास्ट में टी कृष्णा कर्मचारी। ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में हमने डिस्कस करा कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे बना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी चीज़ें हमने रिवीजन करी वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि हमारा क्या होगा? रिवीजन चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। और एक चीज़ और, आपको नोट्स आपको आज भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चैप्टर सेकेंड की चैप्टर फर्स्ट का मैंने प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं चैप्टर 3 के डिस्कशंस में। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ दे सकते हैं। चलिए बाय बाय।